तो जलाई देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। विकिपीडिया के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा। हाल ही में समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने ANI के विकिपीडिया पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री की अनुमति देने के लिए विकिपीडिया के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने 2 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि सामग्री स्पष्ट रूप से झूठी है और अपमानजनक है तथा इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं उसकी सद्भावना को ठेस पहुंच रही है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह वर्ष 2001 में जिमी वेल्स और लेरी सेंगर द्वारा स्थापित एक निःशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश है। दोस्तों, जब आप कोई भी गूगल पे चीज़ सर्च करते हो तो विकिपीडिया आता है, आप देख सकते हो। वहाँ पर जाकर आएंगे और देखते हैं। यह ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर स्वतंत्र रूप से संपादन योग्य सामग्री उपलब्ध कराता है, जिसका उद्देश्य लिंक किए गए लेखों के माध्यम से सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करके पाठकों को लाभान्वित करना है। अब आप नोट कर लेना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इधर और देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी IT से संबंधित सरकारी पहल कौन कौन सी है? देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 इम्पोर्टेंट है। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCIPC, ये सब इनके बारे में आप गूगल पर सर्च करके और डिटेल पा लेना। अब आते हैं PYQ क्वेश्चन से। देखिए, एक को हम बताते जाएंगे करंट अफेयर, फिर उसका डायरेक्ट आपको PYQ क्वेश्चन करा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या फिर किन के लिए विधित अधिदेशात्मक है? सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट निकाय। तो किसके लिए? देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। तो यहाँ पर आपका D ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवा प्रदाता के लिए भी है, डाटा सेंटर के लिए भी और कॉर्पोरेट निकाय के लिए है। चलिए अगला देख लेते हैं। सड़क कार्यों के लिए हरित निधि का उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड CPCB वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग सड़क मरम्मत और पक्की सड़क निर्माण कार्य हेतु कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने धन के इस दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है तथा इसे संभावित रूप से घोर दुरुपयोग और गंभीर वित्तीय अनियमितता बताया है। सड़क निर्माण कार्य हेतु CPCB द्वारा ग्रीन फंड के उपयोग का मुद्दा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। विचाराधीन फंड इधर देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण शुल्क EPC वर्ष 2016 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर दिल्ली NCR में 2000 CC या उससे अधिक इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों पर 1% शुल्क के रूप में वसूला जाता है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति NGT द्वारा लगाए गए मुआवजे से एकत्रित और CPCB द्वारा प्रतिबंधित है। यह फंड वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के विशिष्ट उद्देश्य से बनाए गए थे। हालांकि सड़क निर्माण के लिए उनके हालिया उपयोग ने कानूनी जांच को जन्म दिया है। चलिए आगे और देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में मुख्य तथ्य। स्थापना एवं कानूनी ढांचा। CPC एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। इसे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्य सौंपा गया था। मुख्य कार्य क्या है इसके? जल प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण करने और कम करने के द्वारा नदियों तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना। वायु प्रदूषण। देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्ष का प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है? तो देख लेते हैं। इधर NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा किया गया। NGPT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों
के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPC झरनों तथा कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है एवं देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो चलिए देख लेते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, दो या दो या ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट बता रहा है, केवल दो बता रहा है। तो ये वाला जो पहला वाला आपने देखा, ये वाली बात पूरी गलत है, ये वाली सही है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPC झरनों तथा कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है एवं देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। कौन? CPCB। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुरूप बनाया गया था? तो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर बढ़ाने हेतु अनुदान प्रावधान। अनुच्छेद 243(a) के तहत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य। तो यहाँ पर आपका आंसर केवल एक हो जाएगा। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करना। तो यहाँ पर आपका एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये बात सही है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, बाकी ये वाला गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग दुग्ध हित धारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करता है। पशुधन और डेयरी क्षेत्र में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र NER राज्यों के लिए एक विशेष पुरस्कार शामिल किया ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र NER में डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जा सके। यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। देखिए, स्वदेशी मवेशी भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति DCS, दुग्ध उत्पादन कंपनी MPC, डेयरी किसान उत्पादक संगठन EFPO और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT। देखिए, पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान कर रहा है। वेरी इम्पोर्टेंट। देशी गोजातीय नस्लों के वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से RGM की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई थी। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। और देखिए, 26 नवंबर 2021 को केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने छत्तीसगढ़ की पशुपालक माधुरी जंगेल और पशुधन विकास विभाग में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारू राम साहू को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा भारत में श्वेत क्रांति के जनक स्वर्गीय वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर गुजरात के आनंद में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए गए।